मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। ठीक है, हमने मौर्योत्तर काल देख लिया था और मौर्योत्तर काल में हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जो व्यवस्थाएं थी उनके बारे में देख लिया था। ठीक है, वहाँ के शासकों के बारे में देख लिया था, कला के बारे में देख लिया था, गांधार कला और मथुरा कला। ठीक है, अमरावती कला के बारे में हम अलग एक टॉपिक बनाएंगे। तो आइए हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे सब तक हमारी वीडियो पहुंच सके। ठीक है, और आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो गुप्त काल का समय कब से कब तक माना जाता है? गुप्त काल का समय जैसा कि सबको पता है 319 एडी से यानी ईस्वी से 350 ईस्वी के बीच माना जाता है। अब कुछ बातों को देख लेते हैं कि आखिर गुप्त काल का उदय कैसे हुआ। जब तक मौर्योत्तर काल चल रहा था तभी कुछ छोटे छोटे जो देशी और विदेशी शासकों ने हमारे यहाँ शासन कर रहे थे और उन्होंने कई राजवंशों का की स्थापना की थी। तो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक अगर देखा जाए, सॉरी, चौथी शताब्दी ईसवी, अब हम ईसवी की बात करेंगे, ईसा पूर्व नहीं करेंगे। ठीक है, इसका जब शुरुआत हुआ तब भारत में कोई भी बड़ी शक्ति नहीं थी या कोई भी बड़ा राजवंश नहीं था। ठीक है, जो कि भारत को एक सूत्र में बांध सके। कुषाणों ने शासन किया और शकों ने भी शासन किया। हालांकि इन लोगों ने कुषाणों ने और शकों ने चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक शासन किया। सॉरी, मेरे मुंह से हमेशा ईसा पूर्व निकलता है। चौथी शताब्दी ईस्वी तक शासन किया, है ना? ठीक है, लेकिन इनकी शक्ति जो थी अंत तक आते आते काफी कमजोर हो गई थी। काफी जो उत्तराधिकारी हुए वो उतने योग्य नहीं थे। ठीक, सातवाहनों ने भी शासन किया, लेकिन सातवाहनों का जो साम्राज्य था वो तीसरी शताब्दी ईस्वी तक आते आते समाप्त हो चुका था। ठीक है, अब इसी बीच में होता है गुप्त साम्राज्य का उदय। कैसे होता है वो देखेंगे। कुषाणों का जब पतन हुआ उसके बाद भारत में कई छोटे छोटे राजतंत्र उदय हुए, जैसे गुप्त। गुप्त उत्तर भारत में, गुप्त कहाँ पे था? गुप्त जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में था। ठीक है, गुप्त राजवंश। और कौन सा था? नाग राजवंश। ठीक है, आभीर। ये छोटे छोटे राजवंश थे। इक्ष्वाकु। ये कुषाणों के शासन समाप्त हो रहे थे। कुषाणों के जो आखिरी जो उत्तराधिकारी हुए वो उतने योग्य नहीं थे। तो छोटे छोटे जो क्षेत्रीय राजा थे वो स्वयं को स्वतंत्र करने लगे और क्षेत्र विस्तार करने लगे। उन्हीं से कुछ नए क्षेत्रीय राज्यों का, राजवंशों का उदय हुआ, जो कि ये जो थे ये सारे गणतंत्र थे। सॉरी, ये राजतंत्र थे, यानी यहाँ राजतंत्र चलता था। वहीं कुछ गणतंत्रात्मक शासन भी, शासन वाले जो राजवंश हैं उनका उदय हुआ, जैसे अर्जुनायन, मालव, योधे। ठीक है, लिच्छवी। तो जैसा कि हम जानते हैं इनके नाम से ही ऐसा लग रहा है कि हमने कभी नहीं सुना। तो ये उतने प्रभावशाली नहीं थे कि इतिहास में अपना नाम बना सके। तो इसके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, हम लोग को नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कई जो महाजनपदों में से मगध जो है वो अपना प्रभावशाली हुआ था। उसी प्रकार जो है छोटे छोटे राजवंशों में गुप्त साम्राज्य जो है ये काफी विकास कर चुका था और एक प्रभावशाली राजवंश के रूप में उदय हुआ इसका। ठीक है, 4 शताब्दियों तक उसने शासन किया। गुप्त राजवंश ने 4 शताब्दियों तक शासन किया। ठीक है, और भारत को सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक आधारों पर काफी विकास किया। हालांकि वैज्ञानिक विकास और तकनीकी विकास भी काफी देखने को मिले। ठीक है, वैज्ञानिक, तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधारों पर काफी तरक्की देखने को मिली।
ठीक है, गुप्त राजवंश के दौरान। और कहाँ पे था इसका विस्तार? तो उत्तर में, उत्तर प्रदेश में और बिहार का जो क्षेत्र था, इसमें जो है गुप्त राजवंश का उदय हुआ था। इन दोनों क्षेत्र, इन दोनों प्रदेशों में गुप्त राजवंश का विस्तार था। ठीक है, अब देखते हैं कि हे कौन ये जो गुप्त थे, ये कुषाणों के सामंत थे। कुषाणों के सामंत थे ये। तो इन्होंने कुषाणों से जो है सैन्य तकनीकी सीखी थी और रणनीति सीखी थी, यानी कूटनीति सीखी। और इन्हीं दोनों का फायदा उठाकर इन्होंने अपना अलग साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, कैसे हमको पता चलता है, कौन कौन से स्रोत हैं, कौन कौन से आधार हैं जिनसे हमें पता चलता है कि जो है गुप्त राजवंश था उत्तर में, उत्तर प्रदेश और बिहार में। तो कुछ साहित्यिक स्रोत हैं और कुछ पुरातात्विक स्रोत होंगे। पुरातात्विक और कुछ विदेशी विवरण होंगे, ताकि जैसे हम लोग जानते हैं काफी विदेशी लेखक या जो भ्रमण करने के लिए भारत में आ रहे थे उसमें, तो विदेशी यात्री थे, इनके विवरण, है ना। तो आइए देखते हैं साहित्यिक स्रोत में कौन कौन से। साहित्यिक स्रोत में उस समय जो है विशाख दत्त, आप जैसे जानते ही हैं कि काफी सारे साहित्य की रचना हुई थी गुप्त काल में। ठीक है, वैज्ञानिक आधार पर काफी सारी प्रगति हुई थी। आर्यभट्ट जो है गुप्त काल में ही थे। ठीक है, नागार्जुन गुप्त काल में थे। तो काफी सारा हम लोग आगे देखेंगे। तो साहित्यिक जो विशाख दत्त है, इनकी पुस्तक थी, क्या नाम था, देवी चंद्रगुप्ता। इससे जो है इन गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं कुछ और रचनाएं हैं, जैसे ऋतु संहारम हो गया, कुमार संभवम हो गया, ठीक है, मेघदूत हो गया, मालविका अग्निमित्रम हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, शूद्रकृत एक मृच्छकटिकम, शूद्रक हैं जो लेखक हैं, इन्होंने मृच्छकटिकम करके एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, यहीं पे कामसूत्र की रचना हुई थी। ठीक है, जो कि हमें चित्रकला में देखने को मिलता है। उसके बाद पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं? पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो कुछ अभिलेख मिले हैं, कुछ सिक्के मिले हैं गुप्त काल के, ठीक है, और स्मारक। इनके आधार पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, इससे भी गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, स्कंद गुप्त का जो भीतरी का अभिलेख है, इससे भी जानकारी मिलती है गुप्त काल के बारे में। ठीक है, सबसे अधिक जो सोने के सिक्के मिले हैं गुप्त काल के, कहां से मिले हैं? राजस्थान के बयाना से मिले हैं। ठीक है, वहीं कुछ मंदिर हैं, जैसे भीतरगांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये हम लोग कला में पढ़ेंगे। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे कुछ इसलिए जानना जरूरी है, कहाँ पे है ये, क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि ये हमें पता हो कि ये गुप्त काल से ही संबंधित है। ठीक है, झांसी उत्तर प्रदेश, और झांसी यानी उत्तर प्रदेश के झांसी में है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, कुछ चैत्य ग्रह मिले हैं, तो इनसे हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं हम विदेशी यात्रियों के अगर विवरण की बात करें, ठीक है, तो फाहियान आया था भारत,
किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो इसने एक पुस्तक लिखी है, कुछ पुस्तकें लिखी हैं, उससे पता चलता है, कुछ विवरण लिखे हैं, उससे पता चलता है भारत के बारे में कि उस समय गुप्त वंश का शासन था। हिन आया था। हिन किसके शासनकाल में आया था? कुमार गुप्त। इसने जो विवरण दिया उससे कुमार गुप्त, बुद्ध गुप्त और नरसिंह गुप्त, इनके बारे में जानकारी मिलती है। और ये कौन थे? ये गुप्त काल के शासक थे। ठीक है। नालंदा महाविहार जो है ये भी गुप्त काल से संबंधित है। तो इन सबसे जो है गुप्त काल के विषय में जानकारी मिलती है। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। कुछ बातें थी एक्स्ट्रा जो हमें बतानी थी और अब हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे यहाँ से। गुप्त काल का समय कब से कब तक माना जाता है? गुप्त काल का जो समय है 319 से 350 एडी यानी ईसवी। श्री गुप्त ने महाराज की उपाधि धारण। किसने इसका पहला गुप्त वंश का जो है पहला संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। ठीक है, संस्थापक था श्रीगुप्त। ये एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। इत्सिंग जो था, इत्सिंग ने बताया है कि श्रीगुप्त ने एक मंदिर बनवाया था और जिसमें उसने 24 गांव दान में दे दिए थे। इसका शासनकाल कब तक था? 380 ईस्वी तक था। उसके बाद कौन आता है? घटोत्कच आता है। घटोत्कच का शासनकाल कब तक होता है? 280 से 319 ईस्वी तक। गुप्त काल का समय 319 ईस्वी से 350 ईस्वी क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो दोनों शासक हुए थे घटोत्कच और श्रीगुप्त, ये उतने प्रभावशाली नहीं थे। ठीक है, वैसा कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया था। ठीक है, तो इस वजह से जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इसी वजह से जो है चंद्रगुप्त प्रथम कब से कब तक था? तो चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 350 ईस्वी तक था। ठीक है, तो इस वजह से जो है जो वास्तविक समय गुप्त काल का माना जाता है वो 319 से 350 का माना जाता है। ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं कि जो संस्थापक था वो कौन था? श्रीगुप्त था। उसके बाद घटोत्कच आता है, ये 280 से 319 तक शासन करता है। ये महाराज की उपाधि धारण करता है जबकि श्रीगुप्त ने नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद हमें मेन जो पढ़ना है यहाँ से पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ से। ये दोनों एग्जाम में नहीं आता, बस केवल ये पूछा जाता है कि संस्थापक कौन था, तो आप श्रीगुप्त याद रखिए। ठीक है, उसके बाद अब वास्तविक जो समय है वो 319 से 350 है। यहाँ पे 350 लिखिएगा। ठीक है, उपाधि धारण करता है कौन सी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। और प्रथम प्रसिद्ध शासक था चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद इसने 319 ईस्वी में राज्याभिषेक किया था, मतलब सिंहासन पर बैठा था। इसी समय को गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब इसका राज्याभिषेक हुआ उस जो थी है उसी को गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका शासन का विस्तार कहाँ से था, कहाँ से कहाँ तक था? तो चंद्रगुप्त के जो शासन का विस्तार था वो मगध के कुछ भागों तक सीमित था, लेकिन जब ये चंद्रगुप्त मौर्य आया तो इसने अपना जो शासन का विस्तार है वो इलाहाबाद तक किया। ठीक है, इलाहाबाद तक कर लिया था। इसने जो है कुमार देवी से विवाह किया था। इसने पहली बार रजत चांदी के मुद्राओं का प्रचलन किया। ठीक है, सबसे पहले चांदी यानी रजत के मुद्राओं का प्रचलन किसने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। और गुप्त संवत की शुरुआत 319 में ही चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था, वो देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, आगे देखते हैं। इसने साम्राज्य विस्तार के लिए जो है विवाह की नीति अपनाई थी। विवाह की नीति कैसे अपनाई थी? इसने विवाह किया और वहां का जो है शासन, वहां के साम्राज्य का
अपना अधिकार कर लिया। सबसे पहले इसने जो लिच्छवी राजकुमारी थी, कौन थी? कुमार देवी, उनसे विवाह किया था। ठीक है। कुमार देवी से विवाह करने के पश्चात इसको जो है वैशाली राज्य दहेज में मिल गया था। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं अगला शासक कौन हुआ। अगला शासक हुआ समुद्रगुप्त। समुद्र का शासनकाल कब से कब तक होता है? तो समुद्र का शासनकाल यहाँ 335 नहीं 350 होगा। 350 से 375 या 380। ठीक है। समुद्रगुप्त का शासन होता है। समुद्रगुप्त जो होता है चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी होता है। इसने उपाधि धारण की, पराक्रमांक की उपाधि धारण की। इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये याद करिएगा। वी.ए. स्मिथ ने इसको कहा है भारत का नेपोलियन। किसने कहा है? वी.ए. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है समुद्रगुप्त को। दरबारी कवि कौन थे? हरिश्चंद्र। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? इनकी पुस्तक का नाम था प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति हरिश्चंद्र की पुस्तक है। और समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का विस्तार बहुत अधिक हुआ। समुद्रगुप्त द्वारा जो विजित क्षेत्र है उनको 5 भागों में बांटा गया था। तो कौन कौन से क्षेत्र थे आइए देखते हैं। पहला जो क्षेत्र था वो गंगा जमुना दोआब के शासक जिन्हें पराजित कर उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है। गंगा जमुना दोआब के कुछ शासक थे उन्होंने जिसको इसने समुद्रगुप्त ने पराजित कर लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। दूसरा कौन सा था? पूर्वी हिमालय के राजा जैसे यानी नेपाल के शासक, बंगाल के शासक या असम के जो शासक थे। ठीक है, उनके राज्यों को मिला लिया था। तीसरा जो है आठवीं राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, विंध्य क्षेत्र में पड़ते थे ये। और चौथा कौन सा था? पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था जिसके अंतर्गत 12 शासकों को इसने पराजित किया था, यानी उत्तरापथ और दक्षिणापथ के 12 शासकों को इसने हरा दिया था, यानी पराजित किया था। इसी वजह से वी.ए. स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा है। श्रीलंका के राजा ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए अपना दूत भेजा था। एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक ऑप्शन में ऐसा दे देगा। समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए इसने सिक्के में अश्वमेध और व्यघराज अंकित होता था। इसका जो सिक्के बनवाता था उसमें इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, यानी ये कला का प्रेमी था। ठीक है, इसने 100 युद्धों की इसे जो है 100 युद्धों का विजेता बताया गया है। इसने 100 युद्ध जीते थे और सब में विजय प्राप्त की थी। ठीक है, उसके बाद इसको कहा जाता है लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। खुद को लिच्छवी दौहित्र कहता था। ठीक है, उसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी होता है कौन होता है? चंद्रगुप्त द्वितीय होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये कब से कब तक होता है? 375 से या 380, 375 380 कर सकते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय है जो सबसे महान शासक होता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक शासन रुद्रसेन द्वितीय से कराया था जो मध्य भारत का शासक था। ठीक है, ये सारे विवाह की नीति अपनाते थे साम्राज्य विस्तार के लिए। इन्होंने सीखा कहाँ था? इन्होंने कुषाणों से सीखा था। विवाह की जो पद्धति थी इन्होंने कुषाणों से सीखा था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उज्जैन स्थित दरबार में कालिदास और अमर सिंह जैसे विद्वान रहते थे। तो कालिदास और अमर सिंह जैसे विद्वान किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कौन कौन से थे? तो कुछ देखते हैं कौन थे। उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। और ये किसके जो दरबार से संबंधित थे ये भी कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले थे हरिश्चंद्र थे जो कि एक कवि थे।
और इनकी जो पुस्तक थी वो प्रयाग प्रशस्ति थी। दूसरे कौन से थे? दूसरे वराहमिहिर थे, जो चंद्रगुप्त के दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, ये याद रखिएगा। ये खगोल से संबंधित है, खगोल विज्ञान से संबंधित है, और इनकी जो पुस्तक थी वो बृहत संहिता थी, वराहमिहिर ने लिखी है बृहत संहिता। वर रुचि, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। इन्हें ये व्याकरण के कवि थे, व्याकरण के लेखक थे। इनके जो व्याकरण का नाम था, व्याकरण संस्कृत था। धन्वंतरी जो है चिकित्सा से संबंधित है, सबको पता है। ये इन्होंने पुस्तक लिखी, आयुर्वेद नामक पुस्तक लिखी है। वहीं छपड़क जो थे वो ज्योतिष विद्या से संबंधित थे, और इन्होंने ज्योतिष शास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। अमर सिंह जो है शब्दकोश रचना से संबंधित थे। सॉरी, अमर सिंह, इनकी पुस्तक का नाम था अमरकोश। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 कवि रहते थे, यानी 9 रत्न रहते थे। ठीक है, कालिदास भी इसके दरबार में रहते थे, उन्होंने लिखी है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, नाटक है इनका, यह काव्य है कालिदास का। शंकु जो है वास्तुकला से संबंधित थे, इन्होंने लिखी है शिल्प शास्त्र। ठीक है, वेताल भट्ट जो कि जादू से संबंधित है, इन्होंने मंत्र शास्त्र लिखा है। किसी एक का नाम छूट रहा है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में ज्यादा ये नहीं पूछाता है, कालिदास पूछा जाता है कि किसके दरबार में थे, तो ये आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार, सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। और 9 रत्न किसके दरबार में थे, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। दिल्ली में जो कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है, मेहरौली का लौह स्तंभ, ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है ना। और उसके बाद उदयगिरी का जो गुहा लेख है, ये स्तंभ लेख या जो गुहा लेख है, इनसे संबंधित, किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उदयगिरी का जो गुहा अभिलेख है, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। और इसके शासन काल के क्रम में अगर देखा जाए तो जो मथुरा का स्तंभ लेख, वो भी इसके विषय में जानकारी देता है। ठीक, आगे देखते हैं। इसका उसके बाद फिर इसका उत्तराधिकारी कौन होता है? इसका उत्तराधिकारी होता है कुमारगुप्त। ठीक है, तो कुमारगुप्त के बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बस ये पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कुमारगुप्त ने की थी। अब इसने एक बात और जान लेते हैं कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसने विक्रमादित्य की उपाधि क्यों धारण की थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने के पीछे इसका कारण था कि इसने शक शासक, शक छत्रप बोलते थे स्वयं को, तो शक छत्रप शासक जो रुद्रसेन द्वितीय को पराजित किया था, रुद्रसेन तृतीय को पराजित किया था। और शकों पर विजय के उपरांत ही, मतलब रुद्रसेन तृतीय को पराजित करने के पश्चात ही इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य बोलते थे। विक्रमादित्य का अर्थ क्या होता है? पराक्रम का सूर्य, पराक्रम का सूर्य, ये विक्रमादित्य का अर्थ होता है। इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। जबकि पहली राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, अब आगे देखते हैं। गुप्त शासन में हालांकि इससे ज्यादा, चंद्रगुप्त द्वितीय से ज्यादा यानी विक्रमादित्य से ज्यादा शासकों के बारे में नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन कुमारगुप्त के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रखा है। तो कुमारगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे।
इनका जो शासन काल था वो 415 से 455 ईस्वी तक था। इसने महेंद्रादित्य या श्री महेंद्र की उपाधि धारण की थी। अश्वमेध यज्ञ कराया था और अश्वमेध नामक मुद्रा चलाई थी। कुमारगुप्त जो प्रथम है, इसके शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे इसको रखा है। और विश्वविद्यालय में समय देखने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। कुमारगुप्त के समय में सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनकी संख्या जो थी वो 18 थी। ठीक है, तो अब यही पे हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है और हम अब आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है। अच्छा, इसमें एक शासक और होता है, स्कंदगुप्त। ठीक है, तो स्कंदगुप्त के बारे में हम बता दें आपको कि स्कंदगुप्त जो है ये कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी था। अच्छा, ये बात हमने आपको बता रखी है। गुप्तकालीन जो सबसे बड़ा स्वर्ण मुद्रा भंडार कहाँ से मिला है, वो बयाना से मिला हुआ है। बयाना कहाँ पे है, राजस्थान में है। गुप्तकालीन जो, अच्छा आगे दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी। गुप्तकालीन मयूर शैली की जो मुद्राएं हैं, सबसे पहले मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। स्कंदगुप्त के बारे में स्कंदगुप्त के बारे में कई क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो कुमारगुप्त के एंटी समय मतलब विपरीत समय में पुष्यमित्र नामक जाति ने आक्रमण कर दिया था। इसका उल्लेख स्कंदगुप्त के आंतरिक अभिलेख में मिलता है। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि जो है पुष्यमित्र जाति ने जो है आक्रमण कर दिया था कुमारगुप्त के विषय में समय में, तो एंटी काट दीजिएगा यहाँ से। तो ये किस में जानकारी मिलती है, तो ये जानकारी मिलती है स्कंदगुप्त के आंतरिक अभिलेख में। ठीक है, उसके बाद कौन सा शासक आता है कुमारगुप्त के बाद, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है ये 455 से 467 तक रहता है। इसने उपाधि धारण की थी, शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। और स्कंदगुप्त जो है कुमारगुप्त का पुत्र था। इसके शासनकाल में होड़ों ने आक्रमण कर दिया था। ठीक है, इसको जो है आक्रमण कर दिया था और गुप्त वंश के कुछ भाग में अधिकार जमा लिया था। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और नॉलेज जो आपको दे दे। जूनागढ़ जो अभिलेख है उसके अनुसार जो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया था, सुदर्शन झील किसने बनवाई थी, ये क्वेश्चन आता है। सुदर्शन झील बनवाई थी स्कंदगुप्त ने, सॉरी बनवाई नहीं थी, बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, लेकिन पुनर्निर्माण कराया था स्कंदगुप्त ने, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं, हेनशोंग ने नालंदा संगाराम को बनवाने वाले शासक को क्या कहा है, किस नाम से पुकारा है, कहा है शक्रादित्य। ठीक है, इसने वृषभ शैली के, स्कंदगुप्त ने वृषभ शैली के सिक्के जारी किए थे और उसके बाद जो ऐरण का अभिलेख, ऐरण का अभिलेख है, ये किसका है, ये भानुगुप्त का है। भानुगुप्त ने बनवाया था। सबसे पहले सती प्रथा का जो उल्लेख मिलता है वो ऐरण के अभिलेख से ही मिलता है। ठीक है, अब आपको हम बता दें कि हूण कौन थे। तो हूण जो थे, आइए आगे देखते हैं। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में ये देख लेते हैं पहले। जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त का वर्णन मिलता है। इस अभिलेख से ये भी पता चलता है कि सौराष्ट्र प्रांत में उसने कर्णदत्त को अपना राजपाल नियुक्त किया था
और जूनागढ़ अभिलेख में गिरनार के प्रशासक चक्रपाली द्वारा सुदर्शन झील में बांध का पुनर्निर्माण कराया गया था, ये और बता चुके हैं। शक्रादित्य ये भी बता चुके हैं, हिंसोंग ने कहा है। और ये पूर्व गुप्त थे, ये हम आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहे क्योंकि पूछा ही नहीं जाता है, आपको उतना ही पढ़ना है ना जितना आपके एग्जाम में आता हो, क्यों एक्स्ट्रा पढ़ना। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, हमने लिखा हुआ है लेकिन फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना, ज्यादा पता नहीं, उतना ही पढ़िए जितना आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये कुमारगुप्त द्वितीय आगे आगे कई सारे और अयोग्य शासक है ना, इसी वजह से फिर गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है और गुप्तचर का उदय होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम आपको नहीं बता रहे हैं, तो आपको जितना हम बताए हैं बस इतना ही जानना है। एक्स्ट्रा जो और शासक हुए उनके बारे में इतिहास में नहीं पूछा जाता एग्जाम में, तो दिमाग में वैसे इतनी चीजें होती हैं, एक्स्ट्रा क्या क्यों भरना। ठीक है, उसके बाद बताना था कि हूण, हाँ हूण कौन थे। तो हूण जो थे फारस से, हूण जो राज था फारस से खेतान तक फैला हुआ था, इनका जो राज्य था। ठीक है, इनकी राजधानी कहाँ थी, अफगानिस्तान में। बामियान जो था वो हूणों की राजधानी थी, बामियान। ओके, कब हुआ था इसका आक्रमण, स्कंदगुप्त के समय में। कौन था सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हूण शासक, तोरमाड़ और मिहिरकुल। ठीक है, तो यही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शासक थे हूणों के। मिहिरकुल को जो है मूर्ति भंजक कहा जाता है, क्योंकि इसने बौद्ध धर्म से घृणा करने के कारण सारी बौद्ध मूर्तियों को तुड़वा दिया था। ठीक है, इस वजह से इसको मूर्ति भंजक कहा जाता है। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे देख लेते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है कि पुष्यमित्र जो वैश्य यानी चंद्रगुप्त के समय, पुष्यमित्र वैश्य और तुषाश्व, तो शास्प जो कि अशोक के समय था, पुष्यमित्र वैश्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय था, तुषाश्व अशोक के समय था, और सुविशाख जो कि रुद्रदामन के समय था। ये तीनों ही सुदर्शन धील से संबंधित है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुदर्शन धील से जो है अशोक और रुद्रदामन और चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध के बारे में पता चलता है, मतलब इन तीनों का एक में आपस में संबंध नहीं, लेकिन इनके बारे में जानकारी मिलती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और रुद्रदामन, इन तीनों के विषय में जानकारी मिलती है, सुदर्शन जो है झील से संबंधित है। बस अब हमारा टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। ठीक है, आगे का जो दिया हुआ है 2-3 राजा शासक और हुए, उनके विषय में हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में अपने पढ़ेंगे जो है गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में, वहाँ की मंत्रिपरिषद कैसी थी, वहाँ के अधिकारी कैसे थे, वहाँ के जो प्रांतीय और जिला स्थानीय शासन कैसा था, इनके बारे में अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो थैंक यू।